नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम किस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है। हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आए पॉलिटी के क्वेश्चंस की जांच करेंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पॉलिटी क्या है। 17 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन एज इट इज हमारे नोट्स से हैं। अब ये आप कैसे मानोगे? तो कहते जरूर है कि कहने को तो बहुत आसान है कि हमारे नोट्स आया, पेपर बहुत सरल था। यदि पेपर बहुत सरल है तो आपके पास एविडेंस होने चाहिए कि आपने इसको कहाँ पढ़ा हुआ है ना। तो मैं यहाँ आपके क्लास नोट्स साथ साथ में क्वेश्चन का कटिंग यहाँ डाल रहा हूँ, जिससे आपको ये दिखेगा कि हम लोगों ने यहाँ से 17 में से 14 क्वेश्चन कवर किए। दो क्वेश्चन जो मैंने इसमें शामिल नहीं किए वो इनडायरेक्ट रूप से हम लोगों ने क्लास में करंट अफेयर्स में कवर किए हुए थे, यानी कि 17 में से लगभग 16 क्वेश्चन यहाँ हम लोगों ने कवर किए, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है सभी क्वेश्चन यहाँ आएंगे और हमसे बेहतर कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम लोग प्रमाण देना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में तीसरे नंबर का था, जिसका क्वेश्चन था लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई भी प्रस्ताव लाया विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होता। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बताना। उसे बोलने का अधिकार नहीं होता। नहीं भैया, बोलने का अधिकार हमारे यहाँ सभी को दिया गया है। अगर बोलने का अधिकार चला जाएगा तो ये मान लीजिए नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बोलने का अधिकार सबको होता है। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होता। नहीं भैया, उसको प्रथमतः मत देना पड़ता है। यदि वो वास्तव में अध्यक्ष के पद पर होता तो हमने लिखा है अपनी कॉपी में कि वो अपने आप में कैसा होता है, निर्णायक मत देता है। अगर वो अध्यक्ष नहीं है तो उसको क्या है, मत देने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में कहाँ है ना। ये लिखा हुआ है, हटाने की प्रक्रिया लिखी हुई है, पहली तिथि से कैसे हटता है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ लिखी हुई है। जब वो उस पद पर होता है तो उसको कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त होते, है ना। फिर हमने यहाँ लिखी हुई है सारी चीजें कि वो कैसे काम करता है, गतिरोध में पहला वचन देता है या नहीं देता, है ना। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के उपबंध को संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, निरसन कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों ही प्रकार को अपना सकती है ना। ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने अपनी कॉपी के नोट्स की इमेज आपको दे रखी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि परिवर्तन कर सकती है, परिवर्धन कर सकती है और निरसन कर सकती है। एज इट इज आपको हमने यहाँ भाषा लिखवाई थी और एज इट इज ये क्वेश्चन आपको मिल गया। बहुत छोटा क्वेश्चन है, हमने तो इससे हालांकि बहुत ज्यादा पढ़ने का प्रयास किया हुआ था। फिर मिला हुआ है अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, यानी कि इनके पहले कौन बना था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप लोग ध्यान रखते होंगे कि भारतीय संविधान सभा का काम करते समय फ्रांस की एक परंपरा का अनुसरण किया था। उसमें ये कहा जाता था कि संविधान में जो सभा आप चल रही होगी उसमें सबसे वृद्ध व्यक्ति को सबसे पहला अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हमारे संविधान सभा में कौन से थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब ये हमारे नोट्स में कहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा होगा, ये लिखा है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, है ना। तो हमको ये याद रखना है। अगला हमारा, संसद में धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को उल्लेख। बिल्कुल, हम लोग यह कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश किताबें आपको आर्टिकल 110 लिखा देती हैं। 109 में लिखा हुआ है कि ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ये लिखा हुआ है ना। और 110 में वो लिखा हुआ है कि इसकी प्रक्रिया आपको धन विधेयक की प्रक्रिया 110 में मिल जाएगी, है ना। तो 109 वाला ये पहला ऑप्शन सही है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तापित नहीं किया सकता, यानी कि राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता, ये बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा को या तो विधेयक को अनुमति देना होती है या परिवर्तन का सुझाव दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, इसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ये बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा धन विधेयक को सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। करना होने का मतलब होता है हैव टू यानी कि पड़ेगा, मजबूरी है, नहीं मजबूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ अनन्य अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास है। तो इसका कौन सा अनुच्छेद हो गया या कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 2 3 सही है। अभी हमारे कहाँ लिखा हुआ है, धन विधेयक संबंधित सारी प्रक्रिया लिखी हुई है इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला ये करेगा, केवल सरकारी विधेयक के रूप में लाएगा, केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये सब हमने यहाँ लिख कर दिया है ना। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता नहीं होती। नहीं भैया, ये तो अनर्थ हो गया, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 53 में पढ़ा रखा था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक अधीनस्थ होगा और अधीनस्थ ही मंत्रिपरिषद मानी जाती है ना। इसी में हम लोग आगे देखेंगे, दूसरा लिखा हुआ सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के पश्चात होता है। इसको साइन डाई सेशन भी कहते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ था नोट्स में, है ना। राष्ट्रपति द्वारा ये सत्रावसान करने कोई वर्जन नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, असाधारण परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 तथा 3, पहला गलत है, इसलिए ये आंसर सही हो गया ना। सत्रावसान का मुद्दा ये दिया हुआ, हमने यहाँ लिखा हुआ, देखो साइन डाई सेशन लिखा हुआ,
सत्तावसानी शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है ना, आपको ये ध्यान रखना है। ये पूरा विघटन के साथ इसको यहाँ मिलाकर पढ़ने का प्रयास कर लीजिए। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई भी विधेयक उसके विघटन का व्यापकगत हो जाता है, बिल्कुल सही कथन है ये। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा द्वारा लंबित विधेयक विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। व्यापकगत मतलब होता है समाप्त हो जाना, ये बिल्कुल सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक, नहीं भैया, संयुक्त बैठक दे दी है, यहाँ क्या लिखा है, विघटन होने पर व्यापकगत हो जाता है, नहीं, ये गलत है। अगर किसी भी बैठक को संयुक्त बैठक घोषित कर दिया गया है किसी भी विधेयक को लेकर, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, संयुक्त बैठक के संदर्भ में वो विधेयक चलता रहता है। जो भी विधेयक चल रहा हो, जो भी प्रस्ताव चल रहा हो, वो चलता रहता है ना। अब मुझे ये बता दो, संयुक्त बैठक का नियम कहाँ लिखा हुआ है, तो 108 में। इससे संबंधित नियम बनाने की प्रक्रिया कहाँ लिखी हुई है, 118 में। आपके दोनों याद रखना है ना। हो सकता है अब 108 क्वेश्चन ना पूछे, आप क्या पूछे, 118 पूछ ले, तो यहाँ मिलकर उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी प्रक्रिया ना। देखो, पहला बिंदु पहला ऑप्शन है, दूसरा बिंदु दूसरा ऑप्शन है, और सबसे अंत में ये लिखा हुआ है ना। संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना देगी तो विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये एज इट इज हमारे नोट से ये क्वेश्चन फंस गया है ना। फिर लिखा हुआ लोकसभा में आचार समिति, तो ये तदर्थ समिति है, बिल्कुल सही बात है। केवल लोकसभा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब भी हम कोई केवल, सभी और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पढ़ते हैं तो हमेशा वो ऑप्शन 99.9% ऑप्शन वो गलत होता है ना। तो केवल के आधार पर ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो इसका सही आंसर होगा 1 तथा 3, क्योंकि यदि ये लोग आपस में ही करते तो एक दूसरे की जांच करते ही नहीं, तो इसलिए हमको ध्यान रखना। इसलिए हमने क्या किया, आचरण समिति ये हमारे नोट्स में लिखी हुई है कि 1997 में बनाई गई, लोकसभा में 2000 में बनाई गई, पहले तदर्थ समिति 2015 के बाद इसे स्थायी कर दिया गया है ना। तो आपको ये याद रखना है ना। बाकी समितियां भी हमने लिखने का प्रयास किया था। दिसंबर 2023 तक भारत द्वारा कितने परिसीमन आयोग बनाए गए, तो इसका सही आंसर है 4 परिसीमन आयोग। ये यहाँ लिखे हुए हैं कि भारत में अब तक कुल 4 परिसीमन आयोग 1952, 62, 63, 72, 73 और 2002। हमने तो और भी आगे की चीजें पढ़ने का प्रयास किया था। आपको यहाँ भी बताया गया कि कुलदीप सिंह थे, है ना, जो 2002 में बनाए गए। इन्होंने किन किन चीजों की बात की गई, ये सारी चीजें हमने यहाँ की थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछ लिया गया, तो अपने नोट से बिल्कुल ये दिख रहा है आपका ना। इससे आपका एक विश्वास डेवलप होता है ना। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका की शक्तियां भारत के संविधान में 9 काम में दी गई है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन उपबंध 18 में, बिल्कुल सही है। संविधान संशोधन संबंधी उपबंध 20 में, बिल्कुल सही। ये तीनों ऑप्शन सही है ना। हमने ये तीनों अलग अलग भागों में लिखे, मैंने आपको एक दिखा दिया, 9 का उल्लेख यहाँ लिखा हुआ है ना। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। हालांकि देखो, सारे क्वेश्चन हम जो करे थे, एक क्वेश्चन जो नहीं आया, जो एक क्वेश्चन नहीं आया, ये हमारे नोट्स में नहीं था। ऐसे मुझे कहने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल सत्य वचन आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे नोट्स नहीं था इसका। हालांकि इसका आंसर है सी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद 21 में रखा गया। ये हमने पहले भी पढ़ा था। देखो भैया, मैं तो आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बता देता हूँ। हमने एज इट इज भाषा लिखी थी। अब पता नहीं ये कैसे क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज कॉपी हो गया। हमने यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर ही लिखा होगा यहाँ कि इस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा गया आर्टिकल 21 में। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये कब जोड़ा गया, पुट्टास्वामी केस के बाद जोड़ा गया, है ना। फिर लिखा हुआ प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को किससे और किस प्रयोजन से, उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को 226। तो इसका सही आंसर है निचली अदालत को। यहाँ लिखा हुआ है प्रतिषेध का रिट होता है रोकना, ये एक न्यायिक रिट है। वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। इसके अंतर्गत जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो इस रिट का उद्देश्य होता है कि अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोकना। सेम टू सेम ऑप्शन सी लिखा हुआ है ना। तो आपको ये ध्यान रखना। अगला, केंद्रीय बजट के निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है। इस भारतीय वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री की है, क्योंकि यहाँ ये अधिकार किसका है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में ये काम करता है। बाकी दूसरा ऑप्शन ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा केवल 2। देखो ये लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से, वहां प्रधानमंत्री लिखा था। देखो एग्जैक्ट ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पर स्टार हम लोगों ने लगा रखा है ना। दूसरा लिखा हुआ है, किसी भी कार्य के लिए अनुदान की आवश्यकता होगी तो अनुदान राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये दोनों सेगमेंट आपको यहाँ से मिल गए। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस भाषा को शामिल किया गया, तो हमने ये बहुत आसानी से ट्रिक पढ़ी थी। पहला पढ़ा था 21वां, उसमें हमने कहा था सिंधी जोड़ी गई, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था 71, उसमें हमने कहा नमक जोड़ा गया। और तीसरा हमने पढ़ा था 92, और उसमें BDMS, ये 4 जोड़ी गई। टोटल 8 भाषाएं हो गई। हमको पता था 71 पूछेगा, इसका अनुमान हम पहले लगा चुके थे ना। तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो इसका सही आंसर होगा
1 2 3। मैथिली कौन सी है? मैथिली ये है जो 92 में जोड़ी गई। ये हमारी कॉपी में ही लिखा हुआ 8वीं अनुसूची में, इसमें ये लिखा हुआ है कि 14 भाषाएं शामिल थी, है ना। 21वीं के तहत क्या हो गया, 1967 के तहत सिंधी भाषा, 71 में कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 92 के अंतर्गत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। तो आपको याद रखना है वह राज्य, अगला क्वेश्चन है, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दे सकता है। नहीं, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि राज्य नहीं है, ये यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रपति को अधिकार है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है ना। दूसरा वाला इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन दूसरा वाला सही है ना भैया, ये गलत लग गया है ना, डी गलत लग गया। इसका ऑप्शन कौन सा है? दूसरा वाला, केवल 2। तो यहाँ हमने देखने का प्रयास किया कि हम लोगों ने 17 में से लगभग 14 क्वेश्चन एज इट इज कवर किए, प्लस 2 क्वेश्चन हमारे कौन से अलग रह गए। एक क्वेश्चन हमारा ये अलग रह गया है जिसको हम लोगों ने कहा नारी बंधन बिल, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और एक क्वेश्चन और हमारा रह गया, बाकी हमने यहाँ सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आप ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी चीज के अंतर्गत एक कट ऑफ की, है ना। जब आप कट ऑफ की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि कट ऑफ से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने इस पेपर में एनालिसिस क्या किया। हमने यहाँ देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस किस सेगमेंट से आए, तो हम यहाँ बांट कर लिख लेते हैं। पॉलिटी से लगभग 17 से 18 क्वेश्चन रहे, ये अपने आप में मॉडरेट लेवल के थे, है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगभग 10 रहे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लगभग 15 रहे, साइंस एंड टेक के यदि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो ये 19 रहे, है ना। सॉरी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखते हैं ये 11 रहे। हम लोग करंट अफेयर्स के देखते हैं तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 19 रहे। मॉडर्न हिस्ट्री इस बार हमको गायब होती देखी, मुझे ऐसा लगा कि शायद 2 क्वेश्चन इसमें हमको दिख पा रहे थे, है ना। तो ये क्वेश्चन का खाका हमने देखने का प्रयास किया जिसमें ज्योग्राफी और हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी मिला देंगे तो यहाँ क्वेश्चन थोड़े से बढ़ते हुए हमको दिखाई देंगे, है ना। तो हमको ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, तो कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो मैं ये मान लूं कि जनरल के लिए, जिसको आप लोग यूआर कहते हैं, इनके लिए लगभग 46 क्वेश्चन से लेकर 47 इसके बीच में रहने वाला है, +-2 हो सकता है बस, है ना, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और इससे आप लोग अपने अपने अनुसार नीचे की लगा लीजिए। अब जिन लोगों ने ये पेपर दे दिया, कट ऑफ पर बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ वेरिएबल होता है हर साल, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये पेपर सरल था, इसलिए यहाँ कट ऑफ लगभग 45 से 47 तक जाएगा, +-2 हो सकता है, इससे ज्यादा रेंज नहीं रहेगी। पिछली बार हम लोगों ने जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया था वही रहा। हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन प्रेडिक्ट किया 38 से 39, तो +-2 में लगभग 37 क्वेश्चन का हमारा कट ऑफ यहाँ मार्जिन हमको मिल गया था, है ना। तो इस बार आप लोग कोशिश करिए कि आगे बढ़ते रहिए। मेंस से संबंधित किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हमारे विद्या कसम एजुकेशन चैनल के टेलीग्राम चैनल पर या इंस्टाग्राम पर, या हमको मेल कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, क्योंकि हम लोग मेंस के फील्ड में भी बहुत अच्छा कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको नई नई सीरीज उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हमने ये कट ऑफ की चर्चा भी कर ली है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम आज के लेक्चर से हमें ये सीखना था कि हम किस प्रकार से काम करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब हमको ये देखना है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको यदि ये सारी चीजें समझनी है तो आप हमको टेलीग्राम पर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो आपको इस प्रकार से हमारा हैंडल मिल जाएगा, विद्या कसम एजुकेशन। यहाँ आपको सारे के सारे एमपीपीएससी यूपीएससी के पीडीएफ, अपडेटेड कंटेंट, मेंस का, प्री का सब मिल जाएगा। आप इसमें देखेंगे हमको शॉर्ट्स और रील के माध्यम से, जैसे इस बार हमारे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो आप लोग देखने का प्रयास करिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे करंट अफेयर्स डाला हुआ है, अगर आपको लगता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को हमको फॉलो कर सकते हैं। आपको विद्या कसम एजुकेशन के नाम से पेज मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके बताएं। आपको आगे किस चीज़ पर, किस सीरीज का वीडियो चाहते हैं हमको वो भी कमेंट करके बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर पाएं। आज